अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। बुशरा बीबी इमरान खान को किस मुल्क ले जाना चाहती हैं, सोहेल वड़ैच का इंकशाफ, अहमद नूरानी के भाई किसके पास हैं, और सर्वे बारे हमारे एक कारी हैं, उनका एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, उसको आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उस पर मैं आपको एक दिलचस्प जवाब भी दूंगा। तो ये है जनाब आज की जो हेडलाइंस हैं जिन पर हमारी बात होगी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का प्रोग्राम का आगाज़ हम जो है इमरान खान से कर लेते हैं, और इमरान खान के बारे में सोहेल वड़ैच साहब जो हैं वो उन्होंने एक कॉलम लिखा है। कॉलम तो काफ़ी लंबा है, उसका जो एक ऑपरेटिव पार्ट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल उन्होंने ये बात की है कि पीटीआई किस दुनिया में रहती है, क्या मतलब अखज़ करती है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, और क्या उनके मुतालबे क्या हैं, और रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में कुछ पाकिस्तानी अमरीकियों को इमरान खान और रियासती अदारों दोनों तक रसाई मिली। शायद उनकी आईएसआई के सरबराह से भी मुलाकात हुई। इस हवाले से जो तफसील सामने आई वो पीटीआई का मौक़िफ़ है, और ये बात दुरुस्त है कि यानी कि कोई दूसरी साइड से तो अभी कोई नहीं आया कि मुलाकात में क्या बातें हुई। अभी तो जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं वही बता रहे हैं। तो वो पीटीआई का मौक़िफ़ है और इसमें रियासती मौक़िफ़ का फुकदान है। इन खुशफहम मुलाकातियों ने तो एजाज़ चौधरी और यास्मीन राशिद की रिहाई का शेड्यूल तक दे दिया था कि इस शेड्यूल के मुताबिक तो 4 या 5 अप्रैल को इन कैदियों को रहा हो जाना था। ऐसा नहीं हो सका, जिसका मतलब ये है कि मामलात आगे नहीं बढ़ पाए। जब मुख्तलिफ़ ज़राए से उनकी कोशिशों की तफसील मालूम की तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। दरअसल रियासत ने कहा, रियासत का मतलब इधर इस्टेब्लिशमेंट कह लें, रियासत ने कहा कि जब तक फ़ौज को और उनके ख़ानदानों को गालियाँ दी जाएंगी उस वक्त तक कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। एतमाद साजी के लिए आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, माहौल को नॉर्मल बनाएं, तो रियासत भी एतमाद साजी पर सोच सकती है। मेरा तो 1 साल से ये दावा है, ये कौन कह रहे हैं, सोहेल वड़ैच साहब, कि मेरा तो 1 साल से ये दावा रहा है कि रियासत इमरान खान को जेल से निकाल कर बनी गाला भेजने पर तैयार है। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक मगर लगाया है, बहुत लंबा चौड़ा। उन्होंने कहा कि मगर उसके लिए शर्त मुकम्मल खामोशी और उस खामोशी की ज़मानत है कि कोई बंदा गारंटी दे कि इमरान खान जो है वो खामोश रह लेंगे। अब भी गुफ्तगू इसी शर्त के गिर्द घूम रही है। अभी जो एक और उन्होंने नई बात जो की है वो यानी कि जिस पे हम अभी आगे बात चलाएंगे वो ये है कि अभी खान की रूहानी बेगम और मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत के हवाले से पहली बार सुनने में आ रहा है, यानी कि बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं, कि उनकी तरफ से पहली बार सुनने में आ रहा है कि वो आजकल अपनी मोहब्बत खान को पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कहीं दूर ले जाना चाहती हैं। और अब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नज़र नहीं आ रहा जो इस रूहानी और रोमानवी जोड़े को ना सिर्फ पना दे बल्कि उनकी ज़मानत भी दे। इन दो बातों के अलावा बाकी कहानियों का कोई सरो पैर नहीं है। ठीक है, तो अब यह है कि यानी कि दो बातें, यानी कि उन्होंने कहा जी कि सिर्फ दो बातें हैं। एक तो यह है कि जो बनी गाला वाली आफ़र है वो बरकरार है, लेकिन उस आफ़र की एक प्राइस है, वो ये है कि इमरान खान जो हैं उनको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, और उसकी गारंटी इमरान खान ने नहीं देनी। उनकी गारंटी कोई ऐसा बंदा दे कि जो इमरान खान जो इमरान खान यानी कि इमरान खान जिसके कंट्रोल में है। तो मेरे ख्याल है कि इस तरह की गारंटी जो है वो को बुशरा बीबी दे सकती है, और बुशरा बीबी की गारंटी फिर आगे किसी और जगह से लेनी पड़ेगी कि क्या वो इमरान खान की जो बात कर रही हैं क्या वो इस पर कायम रहेंगी या नहीं रहेंगी। और दूसरी बात कि वो एक बुशरा बीबी की ये भी सोच है कि किसी तरह हम बिरून मुल्क चले जाएं। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, ये पहली दफ़ा ही है, और ये इसलिए भी ज़रा इसमें एक सरप्राइज़ का एलिमेंट है। वो ये है कि पीटीआई के लोग ये कहते आए हैं कि इमरान खान कभी भी बाहर नहीं जाएगा, इमरान खान कभी भी सौदेबाजी नहीं करेगा। अब बात यह है कि वैसे इमरान खान तो ये भी है जी कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ भी बात करने को बाज़ औक़ात लगता है कि तैयार नहीं है। लेकिन जो डेस्परेशन आज़म सवाती साहब ने बताई है कि किस तरह इमरान खान ने कहा कि सोनिया
तेरा अगर रबता होंदा है ना तो किसी नूं ना दसी, तू खुद जाके आर्मी चीफ नूं मिली, किसी को और को बाकी पार्टी के बंदे को भी एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं। और फिर जो उनका लेवल है रबतों का, उन्होंने इनके रबतों का इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो उनके जो ज़माना तालिब इल्मी के कुछ उस्ताद थे उनको तलाश करते रहे, कि वो उनको पता था कि फ़लाँ उस्ताद है तो शायद वो उस्ताद की बात मान लेंगे, या कोई हमसाया ऐसा हो कि जिनके साथ वो कोई न्याज वगैरह जिनके घर देने जाते हों या लेते हों, तो वो कोई जो है जाके अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। ऐसे लोग जो हैं उनकी तलाश में थे। इसका मतलब ये है कि उनका कोई रब्ता नहीं है। और जो अभी तक बातें भी होती हैं वो भी बस इसी तरह, कोई अगर मेरा ख्याल है कि अली मीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर ना हो तो इनका बिज़नेस रिलेशनशिप ना हो, वर्किंग रिलेशनशिप ना हो, सिक्योरिटी इदारों के साथ तो शायद उनका भी रब्ता ना हो। अब ये है कि लेकिन ये बात जो है ये बड़ी अहम है कि वो उनको बैरून मुल्क ले जाना चाहती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो बैरून मुल्क भी उनको भेजने को तैयार हैं, लेकिन यह है कि वो चाहे बैरून मुल्क जाएं या बनीगाला जाएं, हर दो सूरतों में उनकी कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि उनकी ज़ुबान पे ताला लगा के रखे कि खान साहब जो है ना वो बोले ना। अच्छा, अगर आप इसको ज़रा हिस्ट्री में देखें तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो जब एग्ज़ाइल में गए थे, ऑब्वियसली एक डील के तहत गए थे। अब वो जब एग्ज़ाइल में गए थे तो उसमें गारंटर कौन था? उस टाइम सऊदी गवर्नमेंट गारंटर थी। तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो काफ़ी देर उधर से नहीं बोले। जो उनका तरीक़ाकार होता था वो ये होता था जी कि इधर से कोई जर्नलिस्ट गया हुआ है, कोई और को पार्टी का कोई ओहदेदार गया हुआ है, तो उसने आके बता देना था जी कि मियाँ साहब जो है ना वो ये बात कर रहे थे। मियाँ साहब जो है ना ख़ुद डायरेक्ट कोई ऐसी बात नहीं करते थे, और जो बात ये चलाते भी थे वो कोई ऐसी कोई ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल नहीं होती थी। जब बेनज़ीर भुट्टो की कोई डील होना शुरू हुई मुशर्रफ रजीम के साथ, उस टाइम फिर जाके वो उन्होंने को वापसी के लिए पर तोलना शुरू किए। इवन जब लंदन में भी गए तो उस टाइम भी उन्होंने कोई ज़्यादा बातें उधर जाकर नहीं की। अब यह है कि उस टाइम उनकी गारंटी जो है वो तो सऊदी हुक्मरान दे रहे थे, शाह अब्दुल्ला थे उस टाइम। इमरान खान की गारंटी कौन देगा? इमरान खान की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई दे सकता है तो बुशरा बीबी दे सकता है, लेकिन फिर यह है कि बुशरा बीबी की गारंटी कौन देगा? कि बुशरा बीबी जो है जो कि बात करके जाएंगी वो उस पर कायम रहेंगी। तो लिहाजा उन्हें कोई ना कोई ऐसा ज़ामन चाहिए कि जिनका उन पर इतना असर रसूख हो जो कि आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो अगर वो नज़र नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अब यह है कि ये भी जो बात हो रही है, ज़मानत की बात हो रही है, ये इस हवाले से नहीं हो रही कि इनको इक़्तिदार में आना है, यानी कि ये इस हवाले से हो रही है कि इनको जेल से किस सूरत में निकाला जा सकता है। यानी कि इसमें आगे ये वाला प्रॉमिस शामिल नहीं है कि जी डील हो गई है जी कि अब जो है ना मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे और देखते हैं कि जो जीत जाएगा तो वो अगला नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इसमें ये वो वाली बात नहीं है। इसमें इस बात पर कोई बात ही नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये कोई इसका टर्म जो है वो इसको स्लैश किया जा सकता है, इसको आधा किया जा सकता है। ये अंडर कंसिड्रेशन ही नहीं है, बल्कि आप ये समझें कि ये अंडर क्वेश्चन ही नहीं है, कि इस पे यानी कि कोई यानी कि बात ही नहीं हो सकती। बात जिस पे हो रही है वो ये है कि इमरान खान को अगर आज़ादी मिल सकती है तो किस सूरत में। लेकिन नाजरीन, अभी जो फ्रस्ट्रेशन है ओवरऑल, आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बात की थी कि कई लोग कहते हैं जी इमरान खान जो है ना बड़ा ग्रेसफुली जेल काट रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जितने इमरान खान रोज़ाना बयान दागते हैं, इतना किसी भी आज तक किसी कैदी को इतनी सहूलतें हासिल नहीं है कि उसके बयान चल रहे हों इकानोमिस्ट में और यानी कि बाकी जगहों पे उनके आर्टिकल भी आ रहे हों। सिर्फ इतना फ़र्क है कि इमरान खान जेल में है, बाकी वो उनके जो पैगाम आते हैं वो मुसलसल आ रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो 1 साल उन्होंने अभी किया ना, दूसरा साल तो अभी पूरा नहीं हुआ, तो 1 साल सारे काट आते हैं, 2-2 साल भी काट जाते हैं। असल में फ्रस्ट्रेशन तब शुरू होती है, ये जेल जो काट रहे होते हैं वो उधर सारी ज़िंदगी बैठने के लिए नहीं काट रहे होते। ये जो बातें होती हैं ना कि मैं सारी ज़िंदगी गुजारने को तैयार हूँ, ये सिर्फ बयानबाजी होती है। बेसिकली ये जो जेल काट रहे होते हैं ये इस उम्मीद पर काट रहे होते हैं कि मैं कोई अच्छी डील लेकर तो निकलूँगा। जब वो नहीं मिलती तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से इधर उधर से कोई हीले बहाने से वो निकलने की कोशिश करते हैं। अब जो इमरान खान के इर्द गिर्द लोग हैं, अगर आपने आज़म सवाती साहब जो हैं उनकी भी पूरी बात सुनी हो तो उनकी गुफ्तगू में भी फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। और वो जो फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली वो किसी हद तक इमरान खान की भी फ्रस्ट्रेशन है, कि जिसमें वो यही लोगों को कह रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं वो बड़े इंतहा पसंद हो गए हैं,
आप लोगों का जो एक अवलीन एक ड्यूटी होनी चाहिए या सोच होनी चाहिए वो ये है कि किस तरीके से इमरान खान को उधर से निकलवाना है। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, यानी कि जो उनकी बात को मैं समझ पाया हूँ वो ये है। तो ये जो बात है ये सिर्फ इनके पार्ट पर नहीं होगी, ये इमरान खान के पार्ट पर भी होगी। और उन्हें अब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अब जो कुछ हो चुका है 26वीं तरमीम, इलेक्शन वगैरह सब कुछ, और जिस तरीके से जो अब अदलिया है वो भी काफ़ी हद तक उनका वो मैनेज इन अ सेंस के जो आगे प्रॉब्लम आ रहे थे वो नहीं आ रहे, तो उस लिहाज से उनको कोई ऐसी रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा बेहतर ये है कि कोई किसी तरह मुज़ाकरात करके तो आगे कोई रास्ता निकाला जाए। तो एनीवे यानी कि ये इसके बारे में अगर हमारे पास कोई फर्दर अपडेट होगी तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरी जो हमारा जो टॉपिक है वो अहमद नूरानी के भाइयों के हवाले से है। आज उधर अदालती कार्रवाई हुई, उसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर उस पर मैं मज़ीद डिटेल में बात करूंगा। तो वो ये है कि आज 20 यानी कि 20 रोज़ हो गए हैं उनके दो भाइयों को, अहमद नूरानी के भाइयों को, सैफुर रहमान हैदर को और मोहम्मद अली को अगवा हुए। उनको उनके घर से रमज़ान में उठा लिया गया था और आज 20 दिन थे और आज अदालत में आप समझें कि तीसरी पेशी थी। तो इसमें जो आज डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना पहली दफ़ा उधर जवाब जमा कराया, उन्होंने कहा कि यानी कि उन्होंने अपनी सफाई दी है। बेसिकली उनको बुलाया गया था जी कि शक तोड़ते हुए दसो बंदे कितने ने, बंदे तुसी चुकते हो दसो कितने ने। तो उन्होंने ये कहा जी कि ना हमारी कस्टडी में, ना हमारी तहवील में और ना ही हम जानते हैं। और दूसरी जानब जो है जो वकील है, जो अहमद नूरानी के भाइयों की वकील है ईमान मज़ारी, उसने कहा कि ये नीली वर्दी के बस की बात नहीं, कि उधर अगर कोई नीली वर्दी वाले, नीली वर्दी से मतलब उनका ये था कि ये पुलिस वालों के बस की बात नहीं है, ये हाकी वर्दी से ही पूछना होगा। तो बाजियाबी के हवाले से आज हाई कोर्ट में जो दरखास्त की समाअत हुई तो जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने इसकी समाअत की। तो आईजी इस्लामाबाद जो है अली नासिर रिजवी, वो अदालत को उन्होंने बताया कि लापता नौजवानों की फ़ोन सिम एक्टिविटी बहावलपुर में देखी गई है। ये बात जो है ना ये आपने याद रखनी है, इस पर मैं जाके मज़ीद बात करूँगा। उनकी एक्टिविटी बहावलपुर में देखी गई है। अहमद नूरानी की वालदा ने अपने बेटों की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर पिटीशन में दावा किया है कि मंगल की रात 1:05 पर उनके बेटों को बज़ाहिर मुल्क की दो खुफिया अदारों के नामालूम अहलकारों ने अगवा कर लिया है। अब जो है उनसे जब पूछा गया आईजी इस्लामाबाद से, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने स्पेशल तहकीकाती टीम बनाई थी और हमने पूरी कोशिश की है, और ये कि 22 और 23 मार्च बहावलपुर उच्च शरीफ की सिम के इलाके में, उच्च शरीफ के इलाके में सिम की एक्टिविटी मिली है। हमारी टीम बहावलपुर गई, हमने आईजी पंजाब को भी बताया कि बहावलपुर में सिम की एक्टिविटी मिली है। इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस की टीम बहावलपुर मौजूद है। सिंध के आईजी को भी लिखा है, एक टीम सिंध की तरफ भी गई है। दोनों भाइयों का ताल्लुक बहावलपुर से है, ये भी देखना है ये अगवा है कि नहीं है। यानी मतलब ये है कि ये बहावलपुर से हैं, उनका ताल्लुक भी है, और ये देखना है कि ये अगवा है या नहीं। तो आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि दोनों फ़ोन उन्हीं के थे। 19 से 21 मार्च तक फ़ोन बंद रहे। 22 और 23 मार्च को सिम एक्टिविटी रही है। अदालत ने सवाल किया कि एक इल्ज़ाम यह है कि दो भाइयों को इस्लामाबाद से अगवा किया गया, ज़िम्मेदार कौन है? कागजी रिपोर्ट नहीं, प्रैक्टिकली मुझे बताएं आपने क्या किया है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि उच्च शरीफ समेत 4 इलाके हैं, बहावलपुर और विहाड़ी पुलिस से लोकेटर भी लिए हैं। जिन टेलीफोन नंबर्स पर राब्ते हुए हैं हम उनको भी देख रहे हैं। और जवाब में जस्टिस इनाम मिनहास ने कहा कि मेरी हिदायत है कि बंदे पेश करें। अच्छा, अब मैं आपको जो ये बात कर रहा था, ये मैंने आपको इतनी लंबी रिपोर्ट सुनाई, मैं चाहता भी था कि आप सुने। हो सकता है कि आप में से कोई लोग जो हैं यानी कि आप बड़े क्या कहते हैं बिज़ी लोग होते हैं, यानी कि आपने काफ़ी व्लॉग भी देखने होते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप जो है ये रिपोर्ट सुन लें। और इसकी वजह ये है यानी कि मैं ख़ुद किडनैप हुआ था, यानी कि मैं इन वाक़यात को, ये जो तरीका वारदात है, इसको किसी हद तक मैं जानता हूँ। अब ये है कि ये जो स्टोरी अब बन रही है वो ये है जी कि वो बहावलपुर के इलाके में उनकी सिम चली है। अब इसका एक मतलब, जो बंदा इन चीज़ों से नावाकिफ़ है उसको इसका मतलब ये लगता है कि वो आज़ाद शहरी हैं,
उन्होंने कहीं सिम इस्तेमाल की है, फिर जो है वो अपनी सिम बंद कर लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई लोग ड्रामा कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये इधर तासर देने की कोशिश की जा रही है कि वो ड्रामा कर रहे हैं। शायद उन्होंने किसी को कहा कि आप हमें अपने घर से उठा कर ले जाएं, और फिर जो है यानी कि वो अपने इलाके में जैसे ना बड़ी याशी कर रहे हैं। कुछ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक अपना भी अंदाज़ा है कि इनको बहावलपुर साइड पे ले जाया गया है। अब ये जो सिम वाली बात है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जे आप जिनकी कस्टडी में हैं वो आपकी चाहेंगे वो सिम ऑन करेंगे, वो चीज़ों को रिकॉर्ड पर ले आएंगे, वो बाद में बंद भी कर देंगे सिम। क्या पता कि इनके किस टाइम सिम ऑन थी, उनके तो घर वालों को भी नहीं पता होगा। इवन अगर उनके घर वालों को पता भी हो तो वो कर रहे होंगे, तो आगे कौन सा वो फ़ोन सुनता होगा। अब जो मुझे तासर मिल रहा है वो ये है कि अल्टीमेटली जब इनकी रिहाई होनी है, अल्लाह ताला करे कि वो जल्दी रिहाई हो जाए, इनकी रिहाई बहावलपुर साइड से होनी है। ठीक है, ये जो इन्होंने बात बता दी है सिम की कि ये उधर बहावलपुर साइड पे हैं, तो इससे ये है कि ये जो कहानी आएगी ना वो ये आएगी कि वो खुद ही चले गए थे अपने इलाके में, चूँकि ये हैं भी बहावलपुर साइड से, उधर चले गए थे और लिहाजा वो फ़लाँ जगह पर देखे गए, पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा तुसी कितने फिर रहे हो भाई, यानी कि आपके घर वाले परेशान हैं, उधर जो है अदालत है तो उधर मसले मसाइल चल रहे हैं, तुसी इतने की कर रहे हो, तो लिहाजा उनको पेश कर दिया जाएगा जी कि वो तो फ़लाँ जगह पर गए थे, तो उनको इस तरीके से पेश कर दिया गया। एक और बंदा है, उसका मुझे आइडिया है नहीं कि वो पहले इसको इन्होंने पकड़ा हुआ था, फिर अदालत की तरफ से काफ़ी मसला आता रहा। जब मसला आता रहा तो फिर इन्होंने कहा कि इसको कश्मीर पुलिस जो है उसके हवाले कर दिया जाए। फिर तैयारी ये हुई कि सुबह के टाइम वो बंदा, उसको एक कैरी डब्बे में डाला गया, और भी 4 बंदे बिठा दिए गए। पुलिस को भी सुबह सुबह उठाया गया कि आप नाका लगाएं, नाके पे उन्होंने कैरी डब्बा रोकना था। फिर ये है जी कि उधर से स्टोरी हुई जी कि वो हम जो है ड्राइवर से बात कर रहे थे, उनके साथ हमारी तलख कलामी हुई, पीछे हमने देखा कि एक बंदा जो हमें मतलूब था वो पड़ा हुआ था, तो लिहाजा वो आगे पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये कई तरीके हैं, यानी कि अब ये जो इन्होंने अब अच्छा, और ये कोई इनोवेटिव नहीं है अपने तरीक़ों में, ये वही तरीके हैं जो पहले भी इस्तेमाल करते हैं, और ये एक टेक्स्ट बुक इनका मेथड है। ये मुख्तलिफ ड्रामे जो होते हैं ना उसमें यानी कि अब जो है यानी कि उनका कोई इसी तरह की स्टोरी आएगी जी कि वो बहावलपुर से मिले हैं, है नहीं। एनीवे यानी कि मेरे लिए इस टाइम जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वो मिल जाएं। अब हम उनका, जिन्होंने उठाया उनका कुछ नहीं कर सकते। जितनी जल्दी वो अपने वालदा तक पहुंच सकते हैं, अपनी बहन तक पहुंच सकते हैं, अल्लाह करे कि वो पहुंचें। उनकी वालदा जो है वो बड़ी परेशान है, और अब काफ़ी हो गई है, उनको उनकी बाजियाबी हो जानी चाहिए। अब अदालत जो है वो पुलिस पे डिपेंड कर रही है। अदालत इस मामले में अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी जाए तो क्या ले लेगी, अनलेस कि आपके पास किसी के पास ये एविडेंस हो कि फ़लाँ के पास है। और ये वाक़या सिर्फ़ एक टाइम हुआ था कि जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, उस टाइम कोई लोग अडयाला से रिहा हुए, अदालत ने उनको रिहा कर दिया, और जो ही वो अडयाला से निकले या अभी निकल रहे थे, उनको जो है पकड़ के तो कोई जो ISI वाले ले गए। बाद में उनका केस जो है इधर सुप्रीम कोर्ट के पास आया, और सुप्रीम कोर्ट ने अडयाला जेल वालों से जवाब तलब कर लिया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी थे उस टाइम आसफ सईद खोसा के भाई नासिर खोसा साहब जो हैं, उन्होंने अडयाला वालों से पता किया, उन्होंने कहा कि आपने किसको दिए थे, उन्होंने कहा जी कि हम ISI वालों को दिए थे। उन्होंने अपनी वही स्टेटमेंट जो है वो आगे उधर जमा कराई, यानी कि उस टाइम उनके पास एविडेंस थी कि हमने दिए हैं, यानी कि और उन्होंने उनको भी बताया होगा कि अब भाई अदालत कह रही है, हम इधर क्या कर सकते हैं। उस टाइम ISI को मानना पड़ा था, अदरवाइज़ जो है यानी कि कोई ऐसा सुराग छोड़ते नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस होती नहीं कि जिसकी बुनियाद पे इनको कन्फ्रंट किया जाए। लेकिन यह है कि ये इस टाइम अब इसका ये अंदाज़ा हो गया, पुलिस ने जो जवाब दिया है कि इनको इस्लामाबाद से बहावलपुर में शिफ्ट कर दिया गया है, और मोस्ट लाइकली उधर से ही इनको कहीं छोड़ा जाएगा। आगे किस तरह का ड्रामा बनता है कि वो चुलिस्तान का कोई इलाका देखने गए थे या शिकार करने गए हुए थे, या क्या इधर की स्टोरी बनाते हैं। जिस तरह वो साजिद गोंदल थे, यानी कि उनको कहा गया था जी कि आप कहना जी कि मैं शुमाली इलाका जात में सैर के लिए गया हुआ था, कार वाले रो रहे सन और वो सैर कर रहे थे, यानी कि ये इस तरह के बहाने जो हैं फिर जो है लोगों को पेश किए जाते हैं। यानी कि वो जो बंदा होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं कि फ्री हो जाऊँ, आज़ाद हो जाऊँ, बाकी बातें जो हैं वो बात की हैं कि यानी कि वो स्टोरी असली थी या नहीं। बाद लोगों का ये भी ख्याल होता है कि मैं जो स्टोरी बयान कर रहा हूँ लोगों को तो समझ लग रही है कि मैं कोई ऐसा कोई आज़ादाना तरीके से मैं ये बात या ये मेरा बयान आज़ादाना नहीं है। अब जो है यानी कि हम अपने आखिरी इशू पे बात करते हैं, और हमारा आखिरी इशू है सर्वे के हवाले से। हमारे एक
व्यूअर हैं और उन्होंने ये कहा है जी कि आए रोज़ सर्वे बारे पढ़ते हैं। 70 साल की उम्र में मैंने कोई सर्वे वाला नहीं देखा या मुझे कोई सर्वे वाला नहीं टकरा। ये लोग हाँ सर्वे करते हैं, आपको या आपके किसी जानने वाले को सर्वे वाला मिला है? अच्छा, सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने यही सवाल जो है इनका उठा के तो आगे मैंने कोई जो 2 सर्वे वाले हैं उनको मैंने सवाल भेज दिया, यानी कि जो 2 कंपनीज़ हैं ओपिनियन पोल करती हैं उनको सवाल भेजा। उनमें से एक ने मुझे कहा, उन्होंने कहा जी कि आपको पता है कि लोगों की लॉटरी निकलती है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कभी आपकी निकली है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कभी आपके किसी जानने वाले की लॉटरी निकली है? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि क्या इसका मतलब है कि लोगों की लॉटरी नहीं निकलती? मैंने कहा जी नहीं, लॉटरी तो निकलती है। अब उनका ये पॉइंट है, वो कहते हैं जी कि हम जो सर्वे करते हैं उसमें ऑब्वियसली यानी कि सैम्पल बहुत बड़ा नहीं होता। उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ जो सोशो इकनॉमिक ग्रुप्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, आबादी का जो स्प्रेड है या मुख्तलिफ जगहें होती हैं या जो रेलिवेंट जिन लोगों का हमने सर्वे करना होता है या जिस तरह की पॉपुलेशन का करना होता है वो हम जो है शार्ट लिस्ट करते हैं। अब जो है यानी कि आगे उनकी जो रैंडम आगे जो हमारा सिस्टम होता है वो जनरेट करता है जी कि फ़लाँ यानी कि हमारे पास जो डाटा है उसकी बुनियाद पे वो कॉलें हो जाती हैं। उन्होंने दूसरी बात ये की, उन्होंने कहा जी कि 4% चांसेस हैं कि आपको यानी कि सर्वे वाले की कॉल आए। मतलब ये है कि जिनको होती है कॉल उनके वो उन 4% में शामिल हैं, यानी कि बाकी जो हैं वो होते भी नहीं है उसमें। अब तीसरी एक और बात है वो मेरे जहन में आ रही थी कि हमारे जो टीवी हैं इनकी रेटिंग का सिस्टम है और रेटिंग के मीटर्स लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मीटर्स जो हैं वो कराची में हैं, लाहौर में उसके बाद में आते हैं, उसके बाद जो मेरा अहले और किस जगह पे आते हैं, पंजाब के किसी और शहर में आते होंगे, इस्लामाबाद, पिंडी में, कोयटा में, पेशावर में, ये वाली जगहों पे आते हैं। अब यह है कि मैं ख़ुद इस इंडस्ट्री में हूँ लेकिन मुझे नहीं आइडिया, यानी कि मुझे अभी कोई कभी मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया, लेकिन रेटिंग तो वो कर रहे हैं। अब वो इस पे ब्लफ़ नहीं कर सकते। ब्लफ़ इसलिए नहीं कर सकते कि वो रेटिंग कराने वाले जो हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं जिन्होंने आगे इश्तिहार देने होते हैं। वो चाहते हैं कि हम इसको इंडिपेंडेंटली चेक कर सकें कि किस टीवी की कितनी व्यूअरशिप है, ठीक है। लेकिन मेरे तक यानी कि मेरे घर में कोई मीटर वाला नहीं आया, लेकिन लोगों के घर में लगे हुए हैं। इसी तरह जो सर्वे वाले हैं इनका अपना बिजनेस है, ये चीज़ें मेड अप नहीं बना सकते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बाज़ औक़ात लोगों से बात उगलवाने की जो वो जानना चाह रहे हैं उनके सवाल में कोई खामी हो, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग बात बताते भी नहीं हैं, यानी कि वो समझ रहे होते हैं कि सर्वे वाले कोई एजेंसी वाले ना हो। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सर्वे करते नहीं हैं और वैसे ही कर देते हैं। मेरा यानी कि अपना यही अंदाज़ा है, यानी कि मेरा एक प्लाजिबल गैस यही है। और उनकी बात जो है उनका कहना भी यही है और फिर उनका बिज़नेस है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी को इस हवाले से दाव पे नहीं लगा सकते कि घर बैठे जो है सर्वे जिसने जो कराना हुआ वो करेंगे। बेसिकली ये है कि इवन वो जो इवन सियासी जो जमातें हैं या इवन जो मुख्तलिफ मार्केटिंग वाले हैं जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो जो है यानी कि वो भी यानी कि उन्होंने उस बुनियाद पे अपने फ़ैसले करने होते हैं। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल ड्रामा हो सकता है। अगर किसी के पास है कोई ऐसी कोई स्टोरी है या आप समझते हैं कि वो वाकई कोई ऐसा प्रूवेबल है कि जिसमें लगे कि वो ब्लफ़ हो रहा है, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन जिन लोगों ने जो सवाल करना होता है ना वो ईमेल किया करें, वो कमेंट्स में ना डाला करें। थैंक यू, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।